नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 हुआ जारी। आरबीआई गवर्नर को मिली A+ ग्रेड। केंद्र सरकार करती है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यूक्रेन यात्रा शुरू। नए समीकरण बनने की हो रही है बात। 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा। और मंगल पर तरल पानी का हुआ दावा। वैज्ञानिकों ने किया नया अध्ययन। 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है पानी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह सूचना जरूरी है। स्टडी IQ पहली बार अपने हिंदी P2I बैच की लाइव डेमो क्लास की फ्री स्ट्रीमिंग करने जा रहा है। मनीष सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय से जुड़े प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण टॉपिक को इस क्लास में कवर करेंगे, जिसे आप 22 अगस्त यानी कल शाम 6 बजे से 9 बजे तक स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कल का डेट नोट कर लीजिए, शाम में 6 बजे। क्लास के संबंध में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 जारी किया गया है। इसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल A+ ग्रेड हासिल हुई है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स को हर साल ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा जारी किया जाता है। यह सिलसिला 1994 से जारी है। इसमें A+ से लेकर F तक की ग्रेड दी जाती है। जाहिर है कि A+ बेहतरीन और F एक खराब ग्रेड माना जाता है। इसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को महंगाई नियंत्रण, करेंसी स्टेबिलिटी, आर्थिक समृद्धि और ब्याज दरों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में परखा जाता है। अभी इस रिपोर्ट की फुल डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर में मैगजीन के प्रिंट और डिजिटल एडिशन में फुल डिटेल्स जारी की जाएंगी। आपको बता दें कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयर्स का मालिकाना हक गैर सरकारी हाथों में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयर्स के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद से आरबीआई पर मालिकाना हक भारत सरकार का है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अहम रोल प्ले करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय और मौद्रिक व्यवस्था में अहम शक्तियों के साथ भारत के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए आरबीआई को अक्सर बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8A के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स, संख्या जिनकी 4 से अधिक नहीं हो सकती, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसी एक्ट की धारा 7(1) के मुताबिक केंद्र सरकार आरबीआई को अगर जरूरी समझे तो जनहित में आरबीआई गवर्नर से सलाह के बाद रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित में रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दे सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को आरबीआई कानून से शक्तियां मिलती हैं। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना था। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प C, यानी केवल पहला और तीसरा कथन सही है। आपको बताना है कि इस प्रश्न में दूसरा कथन गलत क्यों है। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त के बीच पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। 21 से 22 अगस्त के बीच पोलैंड की यात्रा के बाद वे 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे। 23 अगस्त का दिन यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन यूक्रेन में नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। पोलैंड के साथ भारत के रिश्ते कितने गहरे और पुराने हैं, इसका अंदाजा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई एक घटना से लगा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर जर्मनी और सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया था। पोलैंड के लोगों के पास देश कहने के लिए कोई जमीन नहीं थी। उस दौरान पोलैंड के तकरीबन 5000 बच्चों को भारत में शरण दी गई थी। ये कहानी तब की है जब भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था और पोलैंड के बच्चों को शरण छोटी सी रियासत नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जी ने दी थी। उन्हें जाम साहेब के नाम से भी जाना जाता है। पोलैंड में आज भी उनके नाम से स्कूल चलाया जाता है। 2022 में जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो पोलैंड ने भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ मुफ्त वीजा दिया।
और खुले दिल से भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ पनाह दी। 2024 में भारत और पोलैंड अपने कूटनीतिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पोलैंड सेंट्रल यूरोप में भारत का मुख्य आर्थिक भागीदार देश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ये यात्रा कई मायनों में खास है। एक तो यूक्रेन और भारत के बीच स्थापित हुए कूटनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंधों को स्थापित हुए 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। देखिए, जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर थे। उनकी यात्रा के दौरान ही रूस ने यूक्रेन में बच्चों के हॉस्पिटल पर अटैक किया था। उस दौरान यूक्रेन ने इस यात्रा पर नाराजगी जताई थी। 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच विवाद जारी है। पश्चिमी देश रूस पर लगातार नए प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने परंपरागत सहयोगी रूस से व्यापार बंद नहीं किया। न ही भारत ने कभी भी रूस को प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे विवाद में जिम्मेदार माना है। इनफैक्ट भारत की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर बहुत सधी हुई रही है। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी रूस और यूक्रेन के साथ रिश्तों को बैलेंस करने का जरिया बताई जा रही है। भारत अपने कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में एपिडा ने पहले रेडी टू ड्रिंक फिग जूस पोलैंड के लिए निर्यात किया है। इस जूस को पुरंदर फिग्स यानी पुरंदर अंजीर के जरिए बनाया गया है। पुरंदर अंजीर को जीआई टैग हासिल है। ये अंजीर अपने यूनिक टेस्ट के लिए जानी जाती है। साथ ही इसमें हाई पल्प कंटेंट के साथ विटामिन और मिनरल्स की भी बड़ी मात्रा पाई जाती है। पुरंदर अंजीर भारत में उगाई जाने वाली बेहतरीन अंजीर में से एक है। इसे मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के पुणे में उगाया जाता है। इसके लिए शुष्क मौसम, पहाड़ी ढलान और मध्यम सिंचाई जैसी सुविधाओं की जरूरत होती है। इसका बैंगनी रंग इसे बाकी के अंजीर से अलग करता है। 2022 में पुरंदर अंजीर को जर्मनी को भी निर्यात किया गया था। इसमें एपिडा ने बड़ी भूमिका निभाई है। एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन संसद ने एक्ट के जरिए किया था। यह अपने अस्तित्व में 13 फरवरी 1986 को आई। एपिडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय या फिर ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एपिडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता को बढ़ाने के अलावा बाजारों के विकास में भी काम कर रही है। पृथ्वी पीने के पानी की कमी से जूझ रही है और वैज्ञानिकों ने मंगल पर पानी के समुद्र होने का दावा किया है। जी हां, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की जिसे लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट नाम दिया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक मंगल की सतह के क्रस्ट में 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में तरल पानी मौजूद है और ये पानी तब इकट्ठा हुआ होगा जब करोड़ों साल पहले मंगल की सतह पर झील, नदियां और यहां तक कि समुद्र भी मौजूद रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक तो लंबे वक्त से पृथ्वी के अलावा मंगल पर जीवन की बात करते हैं, तो इस रिसर्च में अलग क्या है? देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों का दावा मंगल पर बर्फ की मौजूदगी का दावा था। नई रिसर्च मंगल पर तरल पानी का दावा कर रही है, जो कि नया है और नई होप्स लेकर आया है। लेकिन यह सिर्फ पृथ्वी के अलावा जीवन के लिए नई संभावना है, क्योंकि 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर पानी के लिए ड्रिल करना बहुत ज्यादा कठिन होगा। इस रिसर्च के लिए डेटा नासा के मार्स इनसाइट लैंडर से लिया गया था। आपको बता दें, मार्स यानी मंगल का नाम प्राचीन रोमन व्यक्तियों द्वारा युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। इसका लाल रंग ब्लड के रंग से समानता रखता था। आज भी इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके लाल रंग के पीछे कारण मंगल पर लौह खनिजों का ऑक्सीडाइज्ड रूप में पाया जाना है। मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ में ऑक्सीडाइज्ड होकर मिले लौह तत्व जब हवा में उड़ते हैं तो ये ग्रह दूर से लाल रंग का दिखता है। मंगल सूर्य से चौथा सबसे नजदीकी ग्रह है। मंगल पर पाई जाने वाली कुछ विशेष स्थलाकृतियों की बात करें तो वेलास मैरिनेरिस एक बड़ा कैनियन सिस्टम है। इसका आकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले ग्रैंड कैनियन से 10 गुना अधिक बड़ा है। पूरे सौर मंडल में मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है। इसके अलावा मंगल के 2 मून यानी चंद्रमा भी हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें से फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा है। आज का टर्म ऑफ द डे है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हिंदी में इसके लिए कोई बहुत सटीक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा आखिरी कर्जदाता। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक संस्था है। आमतौर पर यह किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है।
भारत के मामले में आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। ये बैंक्स और अन्य संस्थाओं को लोन देते हैं जब वो गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। एक तरह से ये वो संस्था है जो इमरजेंसी क्रेडिट मुहैया कराती है। कुछ लोगों का तर्क है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जैसी संस्था के चलते बैंक्स ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि फाइनली उन्हें सपोर्ट किया ही जाएगा। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। यह फोरम फार्माकोपिया और औषधि सुरक्षा निगरानी के लिए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में मदद करेगा। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कार्यान्वयन पर चर्चा को बढ़ावा देना है, जिसे जन औषधि योजना के रूप में भी जानते हैं। इस आयोजन के दौरान दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आईपी ऑनलाइन पोर्टल और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ADRMS सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया गया। इसमें आईपी ऑनलाइन पोर्टल भारतीय फार्माकोपिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में काम करेगा और ADRMS भारत का पहला स्वदेशी चिकित्सा उत्पाद सुरक्षा डेटाबेस होगा, जिसे भारत के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पावर सेक्टर की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। इन प्लेटफॉर्म का नाम है परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल थर्मल, प्रॉम्प्ट, बिजली क्षेत्र के लिए आपदा रोधी अवसंरचना ड्रिप्स और जल विद्युत DPR। प्रॉम्प्ट पोर्टल को थर्मल परियोजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग और विश्लेषण को सुगम करने के लिए बनाया गया है। ये ऑनलाइन मंच परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। जल विद्युत DPR पोर्टल जल विद्युत परियोजनाओं और पंप भंडारण परियोजनाओं के निगरानी, सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगा। वहीं ड्रिप्स पोर्टल आवश्यक संसाधनों की तेजी से पहचान और तैनाती में सहायता प्रदान करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपदा की स्थिति में पावर सेक्टर के व्यवधानों को तुरंत और कुशलता से कैसे समाधान किया जा सके। भारतीय सेना ने 20 अगस्त को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन को सम्मानजनक और भावपूर्ण विदाई दी। उनका निधन 18 अगस्त को चेन्नई में 83 वर्ष की आयु में हो गया था। अपने साथियों के बीच वे पैडी नाम से मशहूर थे। जनरल पद्मनाभन सितंबर 2000 से दिसंबर 2002 के बीच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे। ऑपरेशन पराक्रम के समय उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। ऑपरेशन पराक्रम जम्मू और कश्मीर विधानसभा और संसद पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद शुरू हुआ था। यह नियंत्रण रेखा पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच कई महीने तक चला गतिरोध था। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने पार्वो वायरस B19 के लिए एक स्वास्थ्य सलाह जारी की। दरअसल अमेरिका में इससे संबंधित मामलों में वृद्धि देखी गई। पार्वो वायरस B19 को अत्यधिक संक्रामक और आम बीमारी के रूप में जाना जाता है, जो विशेषकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अधिक प्रभावित करती है। इसे आमतौर पर स्लैप्ड चीक और फिफ्थ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रक्त या गर्भावस्था में मां से भ्रूण में फैल सकता है। इससे संक्रमित बच्चों के गाल पर लाल दाने या चकत्ते होने लगते हैं। इस बीमारी को खसरा, रूबेला, चिकनपॉक्स और रूजेला के बाद 5वें स्थान पर रखा गया है। रोमानिया के बाद अब स्वीडन ने लगभग 486 ब्राउन बियर को मारने की योजना बना ली है। इस कदम से स्वीडन की ब्राउन बियर की 20% आबादी खत्म हो जाएगी, जिसे यूरोपीय संघ के कानून के तहत स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ब्राउन बियर विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों पर रहने में सक्षम होते हैं, जैसे रेगिस्तानी किनारों, ऊंचे पर्वतीय जंगलों और बर्फ के मैदानों इत्यादि। ये जीव 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं और मनुष्यों की तरह अपने हाथों से चीजें उठा सकते हैं। यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण शिकारी और बीज फैलाने वाले होते हैं। भारत में भी ब्राउन बियर की उपप्रजाति निवास करती है, जिसे हिमालयन ब्राउन बियर के नाम से जाना जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड हासिल हुई है। आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है। सही कथनों को चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। इस शब्द का मतलब क्या है? व्यापार औद्योगिक संस्थाओं को जब कहीं और से कर्ज नहीं मिले तो केंद्रीय बैंक कर्ज देता है। अस्थायी संकट के दौरान बैंकों को तरलता प्रदान करता है। बजट घाटा पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज देता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है।
केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर विलेज बन गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? सही जवाब है विकल्प सी, महाराष्ट्र। और दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2, न तो 1 नहीं 2, 1 और 2 दोनों। और सही जवाब है विकल्प डी, 1 और 2 दोनों। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।